नमस्कार के लाइव शो मैरिटॉक में मैं आपकी होस्ट दो शिल्पा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये साल हमें जरूर याद रहेगा 2020। शायद इस साल में हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आ गया है कि उसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। ये उतार चढ़ाव कोरोना की वजह से आया। कोविड-19 ने हमारी लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी डिजीज भी हैं जो हमें रोज परेशान करती है। आप कोविड-19 की बात करें, दमे की बात करें, खांसी की बात करें, बुखार की बात करें, एलर्जी की बात करें, ये वो सामान्य रोग हैं जो सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये हमारी पूरी जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसी कई सारी बीमारियों के बारे में हर सप्ताह हम आपसे बात करते हैं, चाहे कैंसर हो या फिर गर्भवती महिलाओं के बारे में बात हो या फिर किसी भी कार्डियक सर्जन से हम आपको मिलवाते हैं। छोटी से बड़ी हर बीमारी के बारे में हम आपसे अपने लाइव शो में बात करते हैं। आज हम सामान्य रोगों के बारे में बात करने वाले हैं आपके साथ, और इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर सर। आपका वार्मली वेलकम है। और मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हमारे वो डॉक्टर हैं जो हमारे दर्शकों को बहुत प्रिय हैं, तो एक बार फिर से आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, श्वास एलर्जी, दमा, खांसी, जुकाम और सामान्य ऐसे रोग जो लगता है कि जिससे मरीज परेशान है उन पर काफ़ी काम करता हूं और उन मरीजों को ठीक करके अपने को थोड़ा अच्छा समझता हूं। और डॉक्टर संजय, मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब बहुत वक्त पहले आप आए थे हमने एलर्जी के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। आज एक बार फिर आपके पास सुनहरा मौका है, आप डॉक्टर संजय से बात कर सकते हैं। आप फिजिशियन हैं। छोटी सी छोटी साधारण बीमारी जो आपकी लाइफ में परेशानी पैदा कर रही है उसके बारे में निसंकोच आप कॉल कर सकते हैं 99284284 पर। तो आप जब तक कॉल करें मैं सर से सीधे तौर पर बात करना शुरू करती हूँ। सर, सामान्य रोगों में सबसे पहले हम एलर्जी को ले लेते हैं, तो एलर्जी क्या है? एलर्जी तो ऐसी चीज़ है जब हमारा रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाता है, जैसे अस्थमा में है, कोविड में भी हो रहा कि भाई आपका अगर रेजिस्टेंस पावर कम है, आपके अंदर शक्ति कम है, तो कोई भी डिजीज आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, प्रभाव डाल सकती है। इसी तरह से एलर्जी है, अगर आपके अंदर शक्ति कम है तो कुछ चीज़ों के प्रति आप संवेदनशील हो जाते हैं जी। वो जो आपके आसपास होती है, जैसे डस्ट है, डस्ट माइट्स हैं, या कहते हैं खंग है, तो कुछ खाने की कुछ चीज़ें हैं जिनसे खाते ही आपको नाक से पानी आना, जुकाम हो जाना, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, बॉडी के अंदर के ऑर्गन रिएक्ट करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट में आप अनईजी फील करने लगते हैं, तो दैट इज एलर्जी। यानी आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई और आपको कोई तकलीफ पैदा हो गई अंदर, वो तकलीफ आप नहीं होने पाए, तो एलर्जन से बचने के लिए सबसे अच्छा काम है कि आप अपने को देखें कि आपकी एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है, आप कॉल कर सकते हैं 9982432424 पर। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर आपसे सीधे तौर पर मुखातिब हो रहे हैं। सर, एलर्जी की बात कर रहे हैं और नॉर्मल सर्दी जुकाम, ये कैसे जस्टिफाई होगा कि आप एलर्जी से परेशान हैं या फिर किसी तरह की सर्दी जुकाम से? देखिए, सर्दी जुकाम तो जैसे मौसम बदलता है तो कभी कभी आदमी सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाता है और कुछ वायरस एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अभी आने वाले दिनों में डेंगू है, स्वाइन फ्लू का दौर आएगा, या एच इन्फ्लुएंजा, कुछ ऐसे हैं जो सर्दियों में एक्टिव हो जाते हैं, तो हम उसके चपेट में आ जाते हैं। कुछ ऐसे वायरल डिजीज हैं जिनमें हम टेम्परेरी चपेट में आते हैं, 4 दिन 5 दिन में ऑटोमेटिक खाना पीना ठीक खाते हैं, सेफ होते हैं, कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो एलर्जिक प्रॉब्लम होती है वो आपको अक्सर प्रॉब्लम देती है। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपके फेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल हुआ तो आप बीमार पड़ जाते हो, छींकें आने लगती हैं, नाकें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली चलती है। यानी अगर आपके शरीर में कोई दाद है या कोई पुराना एक्जिमा है, मैं तो कहता हूँ कई बार लिकोडर्मा से भी हम डायग्नोज करते हैं कि अगर किसी पेशेंट में जेनेटिक लिकोडर्मा वगैरह रहा हुआ है तो उसके अंदर अस्थमा, एलर्जी या किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सही, कॉल ले लेते हैं। जरूर। हेलो हेलो, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, बताएं। जी, मुझे ना छींकें बहुत आती है और नाक में बहुत पानी आता है। जी, ये कभी कभी होता है या अक्सर हो जाता है? नहीं, ये कभी कभी होता है, अक्सर होता ही रहता है ये, मतलब। हाँ, तो अगर अक्सर होता रहता है तो यानी आप किसी चीज के प्रति सेंसिटिव हैं, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है। आपकी उम्र क्या है? जी, 45 साल। 45 साल है ना? आपने कभी ट्रीटमेंट के लिए एलर्जी की बात की किसी चिकित्सक से, या कोई चिकित्सा आपने की? जी बताइए। जी हाँ, मैंने दिखाया था डॉक्टर को जी, लेकिन है ना उन्होंने कहा आपको ना डस्ट से एलर्जी है। एलर्जी है डस्ट से ना, तो उसके लिए आप एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट लें, ठीक है? 1 दिन 2 दिन के ट्रीटमेंट से कभी भी एलर्जी की चीज़ें ठीक नहीं होती।
और एलर्जी क्या होता है, हमारे आसपास एलर्जन होते हैं जो ट्रिगर्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम डबल बेड के गद्दे पर सो रहे होते हैं और बॉक्स वाला डबल बेड है, तो उसके अंदर बड़े छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं। तो जब हम उस पर सोने जाते हैं तो कहते हैं रात में यार कई बार मेरी नाक बंद होने लगती है, मुझे जुकाम हो जाता है, मुझे खांसी आती है। तो यानी आपको आपके आसपास वो एलर्जन है, उस एलर्जन को ढूंढिए और उससे बचने की कोशिश करिए। अभी कोरोना टाइम में सबसे अच्छा ये हुआ है कि लोगों ने मास्क लगा लिए। मास्क लगाने से अस्थमा के पेशेंट के लिए काफी लाभप्रद हो गया। अस्थमा एलर्जी के जो प्रॉब्लम्स में थे तो उनको एलर्जी उनके नाक तक आते नहीं है, तो उनको आराम मिल गया। तो अस्थमा के काफी पेशेंट बेहतरीन रहे इस टाइम में। तो यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको डस्ट से प्रॉब्लम है तो अब अच्छा सर, एक रूमर है या मिथ्या है कि एलर्जी का एक लाइलाज बीमारी है, या फिर ये कि जब आपको एलर्जी हो आप मेडिसिन से शुरू कीजिए, उसके बाद वापस जब एलर्जी हो तो वापस यही चीज कीजिए। क्या वाकई में लाइलाज? मिथ्या लाइलाज नहीं है ये, पक्का है, इलाज होता है इसका, बशर्ते पेशेंट अवेयर हो। पेशेंट अवेयर नहीं होता है, जैसे 5 दिन 7 दिन की दवाई लिया, ठीक हुआ, दवा बंद कर देता है, फिर वापस इंतजार करता है कि साहब अगली बार जुकाम होगा फिर ले लेंगे। तो एक सिस्टम है, चिकित्सक उसको समझाता है कि तुम्हें एलर्जी है, तो सबसे पहले आप एलर्जी से बचने की कोशिश करिए, आप ढूंढिए कि एलर्जी किस चीज से है। हम दवाओं को इस तरह से लेते हैं, मतलब ओकेजनली कोई चीज ले लेते हैं कि ठीक है खाना है यार, दवाई खा ली निकल गए। आप उसको सीरियस होइए, उसके गंभीर होइए, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो है पूरा फॉलो कीजिए, अपने चिकित्सक से पूछिए, बार बार पूछिए, चिकित्सक आपको सलाह देगा। वो बैठा इसीलिए है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, उसको मालूम है रास्ते, वो आपको बताएगा, आपको थोड़ी ना मालूम है। आप तुरंत किसी एक लेमैन से पूछ लिए, अरे मेरा छींक जुकाम रहता, तो कह देता अरे ये वाला चीज पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। दैट्स रॉन्ग। आप अपने चिकित्सक जिससे इलाज लिया है उससे पूछिए, साहब मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किससे एलर्जी है, तो आपको रास्ता बताएगा। रास्ते के लिए चिकित्सक बैठा है ना आपको, लेकिन हम क्या खुद ही रास्ता चूज कर लेते हैं। हाँ, सबसे बड़े डॉक्टर तो हम खुद ही हैं हमारे। तो ठीक है, इसका सिस्टम होता है। एक सीजन सर्दी गर्मी बरसात आपको देखना पड़ता है कि आपके एलर्जन कब डेवलप होते हैं और आप कब ज्यादा चपेट में आते हैं। तो जब तक आप पूरा टाइम ऑब्जर्व नहीं होंगे तब तक इसे ठीक नहीं किया 100% ठीक किया जा सकता है एलर्जी का सिस्टम। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, ये तो चलिए डस्ट की बात हुई या फिर मौसम को लेकर, खाने में भी लोगों के बीच एक बात होती है कि मैं मूली नहीं खा सकता या मैं गाजर नहीं खा सकता, मतलब खाने की जितनी भी चीजें, मैं दही से मुझे एलर्जी है, क्या वाकई में खाने वाली चीजों से एलर्जी? खाने की चीजों में मूली गाजर से तो एलर्जी नहीं होती है, कभी डाइजेस्ट नहीं होने की प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ चीजें ऐसी, जैसे लोग दूध का भी बोलते हैं कि दूध हमें सूट नहीं करता है। उसका कारण यही होता है कि शरीर के अंदर उनकी कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही होती हैं जो फैटी चीजें नहीं ऑब्जर्व कर पाती हैं, या जैसे कोई कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं करा पाता है, आंतों के अंदर सिस्टम प्रोटीन का और कैल्शियम का सिस्टम बिगड़ जाता है, या पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं करा पाते, तो वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। वो अगर अपने चिकित्सक से बात करें तो हो सकता है ये एलर्जी में नहीं आता। एलर्जी में जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे टोमेटो सॉस के अंदर कुछ साल्ट पड़ते हैं तो वो नुकसान करते हैं, एजिमोटो है वो एलर्जन है, कुछ चीजें एस्परजिलस है, कुछ फंगस हैं जो सीलन के आसपास रहते हैं, वो फंगस अगर आपके नाक के बाल से लग जाते हैं तो एलर्जी कॉज करते हैं। अच्छा। एलर्जी में क्या होता है, जब भी आपके सिलेरी मसल्स होती हैं उनसे एलर्जन टच कर जाता है। अच्छा। और तब तक वो प्रॉब्लम, सिलेरी मसल्स टच होते ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन होते ही छींकें आना शुरू, आंखें, बॉडी रिएक्ट तो करती है, आंखें, फिर कुछ दिनों बाद जो आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके फेफड़े की सांस की नलियों पे असर आने लगता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। तो इन एलर्जन से जब बचेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर पैदा करें और ढूंढें कि आपका एलर्जन कौन सा है, नहीं तो उनके आफ्टर ऑल बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन है। एक लंबे समय तक आपके शरीर में एलर्जन बार बार लग रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी के तमाम ऑर्गन को डिफॉर्मिटीज में बदल देगा। सर एक कॉल ले लेते हैं जी। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, कॉल आ गया। हेलो 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 जी बोलिए। नमस्ते सर, अपना सवाल कीजिए। मेरे एकदम पेट में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक हो रही है, कलेजे में दर्द रहता है जी, खाना खाने के आफ्टर खाना खाने के बाद में, तो काफी टाइम से ये दिक्कत हो रही है मुझे। गैस की मैं टेबलेट वगैरह टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो उससे भी मेरे को रिलीफ नहीं मिला है। आपकी उम्र क्या है? 30 ईयर है। 30 ईयर उम्र है। 30 ईयर उम्र में ज्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 18 से लेकर के और 25 ईयर तक गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, ओकेजन होता है हर चीज में, खाने पीने में ढंग से खाया नहीं,
कभी कुछ खटाई ज़्यादा पी लिया, कभी कुछ कोई चीज़ें ज़्यादा कर ली, कोई चीज़ें कम कर ली, तो आंतों के अंदर सिस्टम बिगड़ जाता है। और बहुत लंबे समय तक पेंटाप्राजोल या डोमपेरिडान इनका प्रयोग भी मना है, क्योंकि ये अंदर जाके पीपीआईज हैं, अंदर जाकर के कई बार दूसरे बैड इफेक्ट भी लाते हैं। तो आप चिकित्सक से अगर सलाह लेते हैं तो चिकित्सक आपको सही रास्ता बताएगा, इसको इस टाइम से इस टाइम लीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खाना देखते ही डरेंगे कि मुझे खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और एक होते हैं जो खाना खा लिए उसके 2 घंटे बाद कहेंगे मेरे पेट में दर्द होता है, और दोनों में गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं। जी जी। तो इन चीजों से बचने के लिए कभी भी खाली पेट नहीं रहे, खाना इस तरह का खाएं जो एसिडिक। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है लोगों के अंदर कि उनके स्ट्रेस से आपके जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो तेजी से सिक्रेट होने लगते हैं। अच्छा, तो जो खाया पिया सब बिगड़ जाता है। यानी स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देता है। स्ट्रेस पूरी सारी बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है दैट इज स्ट्रेस, किसी पेशेंट का खाना नहीं पच रहा है स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही बेचैनी है तो स्ट्रेस, सारा कॉज स्ट्रेस है। आप फोन एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं कह रही थी कि मेरे बेटे को क्या अस्थमा है, जी। उसको क्या हर चीज दस्त से एलर्जी क्या आनी हो जो शुरू हो जाती है। जी जी। कोई भी तरह की दस्त होगी तो उससे एलर्जी है उसको। कितने साल का आपका बच्चा? मेरे 29। 29 ईयर का है। क्या करता है? हाँ। काम क्या करता काम है? क्या करते हो? इंजीनियर है सर। इंजीनियर है ना। काम तो क्या भी जॉब है सर। घर में किसी को अस्थमा रहा हुआ है, एलर्जी की प्रॉब्लम घर में दादा बाबा नाना मामा काचा चाचा किसी को रहा हुआ? हाँ, उसके परदादा को था। जी, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपने जिस चिकित्सक से इलाज लिया है आप उनसे सलाह लें एक बार कि साहब मैं कैसे ठीक हूँगा। उसको पूरे प्रॉपर वे से 1-2 साल दवा लेगा और निश्चित है एलर्जन से ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हेरिडिटी भी होती है सर? ये ज्यादातर तो हेरिडिटरी ही होती है। अस्थमा तो स्पेशली हेरिडिटरी होती है, लेकिन कुछ लोग इनहेरिट करते हैं। हेरिडिटरी इस तरह से अगर किसी घर में ब्लड रिलेशन में किसी को भी रहा हुआ है, इवन यहाँ तक कहा हुआ कि किसी को दाद खाज खुजली भी रही हुई हो तो वो भी शो करती है कहीं ना कहीं उस पेशेंट को अस्थमा आएगा उसके किसी प्रोजेनी में। अच्छा, वो भी एक शो करता है पेशेंट का कि उसके अंदर अस्थमा कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि ये सब लक्षण उसी से आते हैं। तमाम चीजें एलर्जन का एक रूप है वो फंगल डिजीज। तो इस तरह से तमाम अस्थमा है या दूसरे सीओपीडीज हैं। अस्थमा का बिगड़ा हुआ रूप सीओपीडी है। जब जो लोग स्मोक करते हैं धुआं जम जाता है, धुआं जम गया तो सारे ब्लॉक हो जाते हैं सांस की नलियां। इट्स अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हाँ, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी जी। फेफड़े के सिस्टम को पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाता है। आज के टाइम में अस्थमा और ये सीओपीडी ये थर्ड फेटल सिस्टम है। सबसे पहले हार्ट डिजीज, सेकंड ब्लड प्रेशर, सेकंड पे डायबिटीज, थर्ड पे अस्थमा। और अस्थमा अटैक ऐसे आते हैं कि पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। सही कॉल और हेलो। हेलो। जी हाँ। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि कोविड-19 के जब से बुखार आता है जब से क्वारंटाइन होना चाहिए, जब रिपोर्ट आवे जब से? नहीं, आपको सबसे पहली बात है जिस दिन से आपको बुखार आ रहा है आप बुखार की पहले गोली खा लें, ठीक है। और लगता है अगर बुखार नहीं उतरा है तो आप अपना टेस्ट किसी भी पीएचसी सेंटर पर चले जाएं, वहाँ टाइम बंधा हुआ है, उस टाइम पे स्टाफ पीपीई किट पहन के बैठता है टेस्ट के लिए, और जाके बोलें हमें टेस्ट कराना है। टेस्ट कराने के बाद से आप अपने घर में आकर के बैठ जाएं, कहीं बाहर नहीं जाएं। जब तक 24 घंटे के अंदर आपका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया तब तक आप कहीं बाहर नहीं जाएं। अगर पॉजिटिव आती है तो आप घर में क्वारंटाइन रहें, बैठें, आपको सिस्टम बता दिया जाएगा। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको घर में क्वारंटाइन सिस्टम कर देता है। सर एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी हाँ सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल बोलिए। कीजिए। हाँ, मैं फतेह सिंह गहलोत बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। जी अपना सवाल करिए। नींद कम आती है सर क्या? नींद कम आती है तो जाहिर सी बात है, जो या तो दिन में सो लेते होंगे आप तो रात को नींद कम आती है, या फिर आपके दिमाग को धड़कन चलती है। जब दिमाग शांत नहीं रहेगा तो फिर नींद कैसे आएगी? नींद लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप मन को शांत कर लें और शांति से कोई बात सोचे नहीं, आप अपनी नींद के बारे में सोचें तो नींद आ जाएगी। अच्छा सर, जैसे उन्होंने कोविड के बारे में बात ही की है तो मुझे लगता है ये सही वक्त है इस बारे में बात करने का।
और ये कोरोना को लेकर इतनी सारी रूमर्स हैं, अब वो सही हैं गलत अभी जस्टिफाई जरूर करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को ये बताएं, आखिर कोरोना कोविड-19 है क्या? देखिए, कोविड-19 एक वायरल डिजीज है जी जो बहुत ही खराब है और सभी को मालूम है, चाइना से आया हुआ है जी। और सारे पूरे विश्व में फैल गया है। सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, जी बोलिए। सर अपना सवाल कीजिए। हेलो। जी सर। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। मैम, मेरे को डॉक्टर साहब से बात पूछना हाँ है बोलिए। कोविड-19 के बारे में। जी बोलिए। जी पूछिए। जी सर, अभी आपने जैसे बोला कि जो किसी भी नियरेस्ट पीएचसी हेल्थ सेंटर से आप जाकर के कोविड का टेस्ट करा जी के बैठिए। जी जी। तो इसमें सर जैसे अभी जो आ रहा है चलने में कि आप कोविड-19 का टेस्ट तो करवा लेते हैं, जी। लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो हफ्ते भर तक नहीं आती है। नहीं नहीं जैसा आज की अखबार में एक केस था कि एक किसी भी हो गई और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आ रही है। नहीं नहीं नहीं, अभी इंसिडेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट से situation कुछ हो नहीं जाए हो सकता है। 24 घंटे के अंदर, या फिर आपको कम से कम मुश्किल से 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब तो आपका क्योंकि- जो कांटेक्ट नंबर है वही सर आपको हाँ, कॉल करके अपडेट कर और- देते हैं। हाँ, जांच की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जांच करते करते भी तो टाइम लगता है, बिल्कुल लेकिन सही। जांच ये पक्का है, लाइंस लिंक दी हुई है, उस लिंक पे भी जाके अपनी आप चेकअप कर सकते हैं कि आपका रिपोर्ट क्या आया, क्या रहा है, क्या नहीं बिल्कुल, रहा बिल्कुल है। सही। तो सरकार तो कोशिश सारी कर रही है, अवेयर हमें होना है। हमें लगता है अगर हमें 2 दिन बुखार रहा है, 3 दिन बुखार रहा है, तो जाके चेकअप जरूर करवाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हेलो बताएं। हेलो। मेरी सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत विनती है कि आप जब भी फोन करें अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम रखिए ताकि डॉक्टर साहब आपसे सीधे तौर पे संवाद कर सके, बात कर सके, अदरवाइज उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आएगा। फिर एक कॉल। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी सर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर। सर, मेरी माता जी है, उनको क्या है कि थोड़ा सा कम दिखता है जी और उम्र है उनकी 43 साल की। जी और मैं क्या है कि वो चक्का बनाते हैं ना, उसकी दुकान पे गया था, उसका कंप्यूटर से चेक करवाई आंखें उनकी। जी। उन्होंने बोला कि मोतियाबिंद है। आपने जी। क्या बोला सर? भाई, आप ऐसा करिए, किसी आंखों के अच्छे चिकित्सक को दिखा लीजिए। सरकारी तौर पर भी एमडीएम में जांचें होती हैं इसकी, वहां पर आपको निःशुल्क लेंस लगा देंगे। ठीक है। मोतियाबिंद को लेकर तो अब मुझे लगता है वो रिस्क खत्म हो गए हैं। हम अब तो कोरोना की बात कर रहे थे। हाँ हाँ सर एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, सुन रहे हैं आपको, आप बोले हैं सर। हाँ सर, मैं दिनेश ठाकुर बोल रहा हूँ सर। वो क्या कोरोना टेस्ट कराने के बाद दूसरा इलाज होता है, पब्लिक परेशान है इससे। किससे परेशान? जैसे हाथ में दुख रहा है, जी। बुखार, हाई बीमारी है, जी, जी। तो वो बीमारी का इलाज छोड़ के कोरोना का टेस्ट कर ले, 24 घंटे पहले वो रिपोर्ट आती नहीं है, वो पेशेंट सीरियस हो जाता है। उससे क्या होगा सर? नहीं, अगर सीरियस होता है तो इन्फॉर्म कर दे, तो तुरंत आकर के एम्बुलेंस ले जाती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा काफी हॉस्पिटलों में मैंने सुना है सर कि वो देखिए, कोरोना टेस्ट होगा पहले। सुनने और करने में बड़ा फर्क है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी व्यवस्थाएं इतनी तेज नहीं दी गई हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटलों में व्यवस्था दी गई है जहाँ पे कोरोना टेस्ट होता है, लेकिन वो एडमिट कर लेते हैं टेस्ट करके, आपको छोड़ते नहीं है। इलाज नहीं करते ना सर डॉक्टर? जी नहीं नहीं, इलाज के तौर पे आपको आपके जो लक्षण होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि कोरोना में बहुत ज्यादा इलाज नहीं कर सकते हैं। पेट की मैडम पूर्णिमा बोरा जी का है, उनका भाई का इलाज में बहुत तकलीफ आई थी। कुछ कारण और रहे होंगे उनके। ठीक है। यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी। हम इतना न्यूज देख रहे हैं सर, हॉस्पिटल्स में वार्ड बना दिए गए हैं तो कोविड-19 के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा लापरवाह हैं सर। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हाँ बताएं। हेलो हेलो। हाँ बोले, आप सुन रहे हैं हम आपको। जी बताइए। जी सर। बच्ची है 15 साल की। जी। उसकी कमर में दर्द बहुत होता है। कमर में दर्द होता है। 15 साल की हैं। हाँ, आप अगर कमर में दर्द रहता है तो एक अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं आप बेहतरीन तरीके से। कोई लड़की का मामला है, हो सकता है कोई मासिक धर्म संबंधित प्रॉब्लम हो या कोई और भी लेडीज प्रॉब्लम हो, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लें, बेहतरीन तरीका यही है। अच्छा सर, कोविड-19 का एक सवाल मेरे जहन में भी है। जैसे कि एक कॉलर ने कहा कि जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन क्या सर आज कोरोना का सिम्टम आया और आज सीरियस हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब बात कर रहे थे, एक और कॉलर आ गए। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल कीजिए। यार, 15-20 साल से हमको एलर्जी है और एलर्जी
दो तीन चिकित्सकों ने बता दी, लेकिन वो मिट नहीं रही है। इसका क्या कारण है? आपकी उम्र क्या है सर? मेरी उम्र है सर 53-54 साल। 54 साल है। क्या काम करते हैं? हमारा ट्रक का काम है सर। ट्रक का काम है। जो आदमी ट्रक का काम करता है तो जाहिर सी बात है खंग में काम करता है, रात दिन धुएं में काम करता है, ठीक है। तो जो आदमी धुएं और खंग का काम करता है उसके फेफड़े में इस तरह प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जिस चिकित्सक ने आपको देखा है वो एक तरह की जांच आपको बताएंगे। उस जांच को देख करके आपके फेफड़े की कंडीशन देख लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सब छींकें चल रही है सर, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा छींकें रात को चलती है। छींकें चलती हैं रात को, यानी आप जहां पर सोते हैं ना वहां पर आपके आसपास कोई खंग या कोई धूल मिट्टी है, इसीलिए आप अपनी जगह चेंज करके देखें तो आपको आराम मिलेगा। सर पूरा घर में कहीं भी सोते हैं तो छींकें चली जाती हैं। रात को वो दिन और रात में कहीं फिर भी ये छींकें चली जाती है। आप जिस चिकित्सक को दिखाया आपने उनसे वापस एक बार बात करें, ठीक है, तो वो आपको सही सलाह देंगे। लेकिन सर अगर इनका काम वहीं पर रहेगा तो फिर तो वो एलर्जी कैसे जा सकती एक्चुअल में क्या ये एलर्जी नहीं, इनको क्या इनके सांस की नलियों में रुकावट आ चुकी है। धुएं में जो काम करता है आदमी, मैंने कहा ना जो स्मोकर्स होता है जो धुएं में काम करता है उसके सांस की नलियां जम जाती हैं, बैठ जाता है, टार बैठ जाता है जी। तो इतना ब्लॉक हो जाता है कि जब वो रिलैक्स होते हैं ना तब वो रिएक्ट करती है बॉडी। उसको सांस चाहिए होती है, सांस मिलती नहीं तो बॉडी रिएक्ट करती है, छींकें आ रही होती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, तो इनको लगता है नहीं मुझे वो इसी समय परेशानी हो रही है। सर एक और कॉलर आ गए। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, अपना सवाल कीजिए। सर अनंत मेरा नाम है, अनंत बोरा जी। 20 साल उम्र है मेरी। मैं ये पूछ रहा था कि सर से पूछिए आप कि मेरे को जुकाम बहुत रहता है, पर जी। जब मैं रनिंग करके आता हूँ शाम को तो वापस सही हो जाता है, आधे घंटे बाद वापस हो जाता है, ऐसा क्यों? ये क्या आप चूंकि रनिंग करते हैं, सर्द गर्म होता है, आप पसीना बहाते हैं और मेरे ख्याल से ठंडे में पानी पी लेते होंगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती रहती है कि बॉडी गर्म हो जाती है और बॉडी अगर ठंडा पानी पी लेते हैं तो बॉडी थोड़ी सी रिएक्ट कर करके उसका तापमान बदल जाता है, इसलिए नाक से इनके पानी या छींकें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो वर्कआउट करते हैं उस वक्त बॉडी में पेन पता नहीं चलता है, जैसी बॉडी ठंडी होती है। एक और कॉलर। हेलो हाँ बताएं, बोले सर, हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलें। हेलो मैम। जी सर अपना सवाल कीजिए। सर मौसमी बीमारी के बारे में क्या, जैसे मैं लड़की को खांसी आ रही है, मैं शकुंतला बोल रही हूँ सर। जी हाँ शकुंतला जी, जबलपुर से। हाँ बताइए शकुंतला जी, पूरी बात बताइए। सर ये है कि मेरी लड़की को खांसी चल रही है हल्की सी, जी तो इसमें क्या देना चाहिए इनको? आप किसी भी सर क्या? अगर खांसी चल रही है तो आसपास किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ खांसी की बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप बता के ले लें डॉक्टर से। सर ये तो बोलते ना कि कोविड में है, तो फिर भी कोविड में मेरे को खुद को डर लगता है कि मेरी बच्ची। नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे चिकित्सालय खुले हुए हैं, सारी सेवाओं में हैं आप लोगों के। आप किसी भी चिकित्सालय पे जाएंगी वहाँ आपको तुरंत उनसे बताएंगे खांसी की दवा तो दे देंगे। ऐसा नहीं कि आपको जाते ही पकड़ लेंगे और कहेंगे कोविड टेस्ट कराओ। ओके वेलकम। एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ी खराबी यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। एक सिस्टम है, आपको बुखार आया, सही कॉल ले लेते उसके बाद। हेलो जी सर। हाँ साहब बोलो साहब। जी मैं बोल रही हूँ सर, मैंने खाना खाने के बाद एसिडिटी बहुत होती है। क्या होती है, क्या होती है? एसिडिटी। जी। आप जो खाना खाते हो ना उसमें तेजाब की मात्रा ज्यादा है, या तो आप दही का सेवन ज्यादा करते होंगे या छाछ का सेवन बहुत ज्यादा, या नींबू वगैरह का सेवन, खट्टी चीजों का सेवन अगर ज्यादा करेंगे आप, और खाना आपका पचेगा नहीं, जैसे जो रात का खाना खाया अगर सवेरे नहीं पचेगा तो वो पेट में जलन और खट्टी डकारें पैदा करेगा। तो खाना पचाने के जी हाँ बताएं। उल्टी हो जाती है, उल्टी होती है। उल्टी होती है तो आप एक एसिडिटी की गोली ले लें, कोई भी ओमेप्राजोल वगैरह कोई भी गोली रेगुलर नियमित प्रयोग करें, ठीक है। मैं खाने से पहले लेता हूँ गोली एसिडिटी की। तो आपके घर के आसपास कोई चिकित्सक है तो उससे बात करें और खाना हल्का कर दें, ठीक है। आप लौकी, तोरई, इस तरह की हल्की चीजें खाएं जिसमें मसाला नहीं पड़ता, मसाले बंद कर दें। हम तो फीका खाते हैं बिल्कुल सर। फीका खाते हैं, थोड़ा और फीका कर लें तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे शो में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैडी टॉक में यूं ही डॉक्टर साहब से बातें जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच फिजिशियन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। सामान्य रोगों के बारे में बात हो रही है। सामान्य रोग में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी और फिर आज कोरोना जिसने हम सबको हिला रखा, उसके बारे में बात की जा रही है। वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। धन्यवाद। और एक कॉलर भी हमारा आपका वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए उनको रिसीव कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। मैं 86 ईयर्स का हूँ जी। और नींद कम आती है। हाँ। और बिना में दर्द रहता है। शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर या शुगर? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और उम्र कितनी बताया आपने? 86, 86। 86। सर, आपको थोड़ा सा सेवा की आवश्यकता है कि कोई घर में छोटा बच्चा हो तो इस लायक हो जो आपकी सेवा करे, हाथ पैर दबाए, मालिश करे थोड़ा सा, तो और थोड़े से विटामिन खा लिया करें। विटामिन डी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कुछ विटामिन शरीर में जाना चाहिए। उम्र बढ़ने के हिसाब से शरीर को विटामिन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और उम्र बढ़ती है तो क्या नींद कम होती है? ऐसा कुछ है? नहीं, उम्र बढ़ने से नींद की कमी नहीं आती है। जब भी हमारे शरीर में कमी होगी, हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो जाते हैं, तो हमारे तमाम आर्गन को ब्लड चाहिए होता है। और उम्र बढ़ने के हिसाब से ब्लड की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो पेन होता है। तो मालिश करने से ये चीजें ठीक हो जाती हैं। सर्कुलेशन एक और कॉलर आ गया सर। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। अपना सवाल कीजिए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे आयरन और कैल्शियम की कमी है, तो मैं उसकी मेडिसिन ले रही हूँ। जी। तो उसके साथ में मैं बी कॉम्प्लेक्स ले सकती हूँ या वो अलग चीज है या एक ही चीज है, क्या है? मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहा है। कंफ्यूजन, पहली बात तो आयरन और कैल्शियम दोनों साथ साथ मत लिया करें, दोनों में गैप रखा करें। हाँ, अलग लेती हूँ ठीक है। दोनों में, सुबह और शाम। दूसरा कारण क्या रहा है, पहले वो चेक करवाएं कि किस कारण से आयरन या कैल्शियम कम हुआ है आपका। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 42 इयर्स है और चेक करवाया है, उसके बाद ही डॉक्टर के कहे अनुसार ही शुरू किया। हाँ, नहीं तो एक टाइम पीरियड जो आपकी मात्रा होगी कैल्शियम की या आयरन की, वो उन्होंने चेक करके ही डिसाइड किया होगा कितने दिन देना है। साथ में एक बी कॉम्प्लेक्स कोई भी B12 ले सकती हैं, वैसे वो भी आयरन का डेरिवेटिव ही होता है। फोलिक एसिड अगर लें आप तो बेहतरीन तरीका है, B12 की कमी पूरी कर देगा वो। ठीक है। कुछ हार्मफुल तो नहीं है साथ में? नहीं, दवाएं हार्मफुल नहीं, लेकिन आप चेकअप जरूर कराते हैं। जाति किसी भी चीज की खराब है। अच्छा। हाँ, मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो। बॉडी उसको एब्जॉर्ब तो नहीं करती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी किसी को, तो इसलिए आप भी चीज एक्सेस मत लीजिए। एक्सेस नहीं ले, आप चेक करवाएं और अपने खाने पीने में ढूंढें कि बी कॉम्प्लेक्स या कैल्शियम कहाँ है। मेथी है, छुहारे हैं और दूध है, इन सब में खूब कैल्शियम भरा पड़ा है। खूब नेचुरल चीजें खाएं, उससे आराम मिलेगा। और जैसे कि सर मैम बोली कि उनकी उम्र 42 साल है, तो जो घर में महिलाएं होती है वो खुद को हमेशा इग्नोर ही करती है। दूध पीना तो दूर की बात है, लेकिन हाँ अच्छा है कि अगर दूध पिए तो अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। बीमारी हमारे घर से पैदा होती है। अगर हम अपने घर का सिस्टम सुधार लें, घर की महिला क्या होती है, पूरे परिवार को खाना तो खिलाती है, लेकिन जब उसके खाने का टाइम आता है तो वो कई बार इग्नोर होती है। खाना मैं तो कहता हूँ खाना बना लो, सब लोग साथ खाओ और एक जैसा खाओ। तुम 2 रोटी खाओ, लेकिन रोटी खाओ जरूर। शरीर अपने टाइम पे हर चीज मांगता है। सर, हम कोरोना के बारे में बात कर रहे थे और कॉलर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक अहम मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। ये आज के टाइम में तो वास्तव में सबसे अहम मुद्दा है, और लंबे समय से हम तकरीबन फरवरी मार्च के बाद से तो बहुत 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से हम वर्षगांठ भी मनाएंगे इसके। तो आज मैं आपसे वो सवाल पूछती हूँ हाँ। जो लोगों के दिमाग में है। सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे कि एक कॉलर ने हमसे बोला था कि सिम्टम आने के बाद हमें खुद को क्वारंटाइन करना है या पहले, लेकिन सर अभी तक मुझे एक बात समझ नहीं आती, वायरल और कोरोना हम उसको जस्टिफाई करते ही नहीं है। बिकॉज अगर हमें कोरोना है भी तो हम एक रूमर अपने दिमाग में बैठे कि नहीं ये वायरल है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगर हम अपने पास वाले को कहते हैं कि यू हैव टू गो एंड आप चेक कराइए कहीं कोरोना, तो इस चीज को पहले आप बताइए कि दर्शक इस चीज को समझे कि आपको चेक करना। जैसे आपने वायरल की बात की ना, कोरोना भी एक वायरस ही है। हाँ। और अभी आने वाले दिनों में, अभी तक क्या था स्थिति हमारे अनुकूल ये थी कि हमारे पक्ष में थी कि खांसी जुकाम बुखार नहीं हो रहा था, मौसम अच्छा था। अब मौसम चेंज हो रहा है, बदलते मौसम में जनरली खांसी जुकाम बुखार, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये तमाम चीजें अब अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। फिर खांसी जुकाम बढ़ने का इस समय वायरस तो ऑलरेडी दूसरे एक्टिव होते हैं, बिल्कुल, तो उसके साथ साथ कोरोना वायरस है, तो दोनों मिलके पेशेंट को परेशान करेंगे। इसलिए पेशेंटों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि खांसी जुकाम होते ही डरे नहीं आप। अगर किसी को खांसी जुकाम हो भी गया है तो आपको लगता है पहले आप दवा लेके आए,
चिकित्सक आपको हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपको दवा देगा, दवा दें, वो 24 घंटे के बाद लगता है, 48 घंटे के बाद आपका बुखार कम नहीं हुआ, बुखार 100 के ऊपर जा रहा है, तो आप चुपचाप किसी भी सरकारी अस्पताल पर चले जाएं, हर जगह स्टाफ बैठा होता है, 1 बजे 2 बजे तक भी स्टाफ बैठता है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सिटिंग होती है। जाए वहां पर कहते हैं साहब मुझे कोरोना टेस्ट कराना है, वो आराम से RT-PCR आपका गले में से कफ हल्का सा लगा के ले लेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से पैक करते हैं और पैक करने के बाद बेहतरीन तरीके से चेक होने जाता है। बड़ी भ्रांतियां लोगों के अंदर के साहब होता है, ऐसे ही उठा के रख दिया उन्होंने, हमारा ये चेक नहीं किया, हमारा वो नहीं किया, ये भ्रांतियां छोड़ दो। हो सकता है बड़ी भीड़ होती है, कई बार भीड़ में परेशानियां थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसमें कोई भी ना तो चेकिंग में समझौता किया जाता है, ना सैंपल लेने में समझौता किया जाता है, क्योंकि वो भी जो ले रहा है सैंपल वो भी इंसान है। बिल्कुल सही बात है। हर आदमी, अभी सारे इंसान फंसे हुए हैं, तो हमें उसकी भी सोचना है। वो अकेला व्यक्ति 200 लोगों के सैंपल अगर ले रहा है कोरोना सैंपल्स के, तो हम अकेले डरते हैं तो 200 लोगों के साथ जुड़ा होगा, उसका क्या हाल होता होगा। सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी हाँ सर। तो हमें ये सोचना चाहिए, इसलिए हमें कोऑपरेट करना सिस्टम के साथ। अगर आपको लगता है बुखार आया है, खांसी जुकाम हो रहा है, गले में खरखराहट हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस क्या होता है, इसका खेल है, हम मास्क लगा के रखें, हाथ जगह जगह स्थानों पर नहीं लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव आदमी वहां अपने ड्रॉपलेट छोड़ के गया हो, 1-2 फीट के आसपास तक मुंह से निकला हुआ ड्रॉपलेट नीचे तक जाता है, तो हमारा जैसे ही हाथ लगेगा वो वायरस हमारे हाथ में लग जाता है, और हाथ की आदत होती है, हमारे नाक और मुंह तक जरूर खुजली चलती है तो नाक मुंह तक जाता है, नाक के थ्रू हमारे अंदर आ जाता है और धीरे धीरे इसी नाक के अंदर नेजोफेरेंजियल प्लेस पे बैठ के अपने संख्या को बढ़ाता है। जी सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर। जी बताएं। सर मैंने पूछा था कि सर अब कोरोना तो सर अभी कुछ वैक्सीन वगैरह निकला नहीं है, तो काम वगैरह तो बंद हो नहीं सकता है, तो आप इतना बताइए कि मार्केट में अगर जाए तो क्या क्या हम सेफ्टी रखें। बहुत अच्छा। मार्केट में जाने के पहले सेफ्टी रखें, अपने घर से आप हाथ साफ करके निकलें साबुन से, दूसरा मास्क लगा के निकलें, हो सके तो सर पे भी कोई टोपा लगा लें, और दूसरा लोगों से दूरी बना के रखें, किसी से सटके नहीं निकलें, और हाथ में हो सके तो मोजा पहन लें या ग्लव्स पहन लें, और हाँ सैनिटाइजर रखें। सैनिटाइजर इस तरह का जिसमें साबुन हो, ज्यादातर प्रयोग साबुन करके करें, क्योंकि इसका जो ये कोरोना वायरस है, इसके जो खोल है, प्रोटीन स्पाइक्स जो हैं वो साबुन के उससे फट जाते हैं। अच्छा, इसलिए बहुत ज्यादा हम सैनिटाइजर में भी बहुत अल्कोहल का यूज नहीं करें, क्योंकि अभी सुनने में आया, कुछ रिसर्च इस तरह के भी आए हैं कि अल्कोहल थोड़ा ऑब्जर्व होके जो लोग रोजुवास्टेटिन लेते हैं, एट्रोस्टेटिन लेते हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको शायद भुलक्कड़पन की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं इस तरह की। जी जी। तो किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करें। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तभी आकर के हाथ धोएं, और साबुन का प्रयोग ज्यादा करें, साबुन से हाथ ज्यादा धोएं, बार बार नहीं धोएं वरना चमड़ी की डिजीज भी हो जाएगी। और जो आपने मास्क लगाया, आप घरेलू बाजार के मास्क पे ज्यादा ध्यान है, घर में मास्क बना लें, उस मास्क को आते ही साबुन के पानी में डालें, साबुन के पानी में डाल के पानी से निकाल के धूप में डाल दें, धूप में डालने के बाद आराम से प्रेस करके वापस आप पहन लें। लेकिन आपका बार बार मास्क को भी बार बार हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि बाहर से मास्क भी इन्फेक्टिव हो रहा होता है, तो अगर उसमें यूं हाथ लगा के बार बार यूं चलाते हैं तो हाथ गंदा हो रहा होता है। इसलिए कोशिश करें कान से निकाल के और नीचे डाल दें। और जो लोग मास्क, बाहरी मास्क का या डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग उस मास्क को इकट्ठा करके कहीं सेफ स्थान पे, जहां बायोमास इनके अपने दवा अस्पतालों इत्यादि के वाले जो होते हैं उनमें जाकर डिस्पोजल उसमें डालें, ताकि संक्रमण और नहीं फैले। क्योंकि आपने एक संक्रमित मास्क निकाल के सड़क पे फेंक दिया, ये गलत टेंडेंसी है। आप उसको एक अच्छी जगह रखें, और ताकि बाद में वो डिस्पोजल किसी और के हाथ ना लगे, नुकसान हो। दूसरा ये कि जांच जरूर कराएं। जरा भी लगता है आपका बुखार नहीं उतर रहा है, आपको कफ है, तो किसी से नहीं डरें, हॉस्पिटल जाएं, कहें भैया मेरा कोरोना जांच कर लीजिए। जागरूकता ये फैलने से रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर इसके लक्षण हैं तो 5, 7, 10 दिन के अंदर वो जब नीचे गले से नीचे फेफड़े में उतर जाता है, तब ये आपके लिए गंभीर कर सकता है कार्य। तब निमोनिया काज करता है, तेज निमोनिया होता है, और फिर तमाम लवाजमे लग जाते हैं ठीक करने के लिए। तो आप पहले ठीक कर सकते हैं, नमक के पानी का कुल्ला करें, गरारा करें, भाप लें, और अच्छा खाना खाएं। फास्ट फूड ऐसे नहीं, फास्ट फूड खाएं, फास्ट फूड कभी भी रेजिस्टेंस पावर नहीं बढ़ाता है, लेकिन कोशिश करें फ्रूट खाएं, सूप लें, ज्यादा से ज्यादा मतलब गर्म चीजों पे ज्यादा गर्म चीजें खाएं। जो हम अब सर्दियां आ रही हैं तो ज्यादातर लोग तो, और जोधपुर का तो रिवाज है,
अभी आज अखबार में भी आया केर सांगरी का प्रयोग, दूसरा हल्दी का सब्जी, तो इस तरह की मक्की की रोटियां, हल्दी की सब्जी, बाजरी की रोटियां आप खाएंगे तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, जैसे एक कॉलर का सवाल था, उस वक्त भी हमारा आधा रह गया। वो ये कह रहे थे कि कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद सर्टेनली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। सर ऐसा थोड़ी है? ऐसा नहीं है, होता कई बार हम लेट जाते हैं, 5-7 दिन तो बुखार का टाइम यही निकाल देते हैं, यार बुखार साधारण बुखार होगा, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, लगता है बदन टूट रहा है, कमजोरी लग रही है, तब जाकर के चेक करवाते हैं। और कई बार तो डॉक्टर को रिपोर्ट आने के बाद भी डॉक्टर्स, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आ गए जो आकर के मेरे घर पे बैठ के दिखाने आए, साहब दिखाने आया हूँ, बुखार नहीं उतर रहा, खांसी नहीं, वहां दिखा लिया, वहां दिखा लिया, अब सब जगह संक्रमण तो फैला के आ गए, वो पॉजिटिव थे। और उसके बाद घर जाके फोन करके कहते हैं साहब हम तो पॉजिटिव आए हुए थे। अरे भाई तो हमारे यहाँ फैलाने क्यों आए, तुम घर से ही फोन पे बात पहले कर लेते, हम आपको सजेस्ट कर लेते, फिर घर पे क्वारंटाइन करके जब 10-15 दिन दवाइयां लिए तो वो ठीक हो गए। सरकार ने सिस्टम कर रखा है, आपको प्रॉपर वैसे दवाइयां पहुंचा रहे हैं, स्टाफ आपके घर जा रहा है, एक स्टाफ, इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद करेंगे? हमारे पास जितनी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जितनी है, सरकार रोज नए नए लोगों को ले रही है, अपने वहाँ काम पे लगा रही है, इसीलिए कि आप उनको सुविधा, तमाम रोगियों को सुविधा घर पे मिले, जो क्वारंटाइन की जगह नहीं रह गई कहीं भी। और सर अभी तो कल ही ये खबर आई है कि जिन हॉस्पिटल्स में 60 बेड्स की अवेलेबिलिटी है, वहां पर कोरोना वार्ड स्पेसिफाई बनवाया जाए, मतलब प्राइवेट में भी गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, तो इससे बड़ा तो सुविधाएं तो सब हर जगह सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन उन सुविधाओं में जागरूक हमें होना है, हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। हमने देखा टैक्सियों में कई बार लोग भरे पड़े हैं, हमें जागरूक होना, जब देखें भीड़ है तो उस टैक्सी में बैठे ही नहीं, जिस सिटी बस में भीड़ है वहां नहीं बैठे, आप क्यों जाके फैलना चाह रहे हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव बैठा हो और छींक दिया था, आप तो गए काम से, घर आके फिर कहोगे मेरा तो बदन टूट रहा है, मेरा ये हो रहा, तो इस तरह संक्रमण फैल रहा है। आप बहुत जरूरी हो तभी काम पे निकले, ऐसी कोशिश मत करें कि बार बार सरकार को लॉकडाउन की नौबत लानी पड़े, आप खुद लॉकडाउन जैसा समझे ना अपने को। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन बिना मतलब भी घूमने लोग निकल रहे हैं, शाम को वॉकिंग करनी है, कोई मास्क नहीं लगाना चाहता है, बहुत लोग कहते हैं साहब मास्क लगाते हैं दम घुटता है, ये दम घुटना उस दम घुटने से ज्यादा अच्छा है कोरोना होने के बाद। जी अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है कि गरारे करना, गार्गल करना या गर्म पानी पीना, क्या काढ़ा पीना जो कि आयुर्वेदिक अभी बताया जा रहा है और लोग पी रहे, उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए गर्म पानी गरारे का प्रयोग इसलिए जो रेगुलर कहीं बाहर जा रहे हैं काम में जी, उनके लिए थोड़ा सा गर्म पानी का कुल्ला करना बेहतर। रात को आया हल्का सा 1 कप पानी में लिया और कुल्ला कर लिया, सफिशिएंट है। मॉर्निंग में काम पे निकल रहे हैं तो कुल्ला के ये सिस्टम पहले भी रहा है कुल्ला करने का, कि नमक के पानी का कुल्ला करते हैं तो आपको कोई वायरल डिजीज या कोई भी ऐसी बैक्टीरियल तकलीफें नहीं आती हैं। तो ये तो नियम जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए, जो घर में है घर का काम कर रहे हैं उनके लिए कोई कुछ भी नहीं, किसी भी काढ़े की जरूरत नहीं है, न तो किसी भी ऐसी चीजों की, अपना अच्छा खाना खाएं बेहतर, क्योंकि काढ़े भी में चीजें गर्म चीजें हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, या 2 और कई चीजें मिली हुई, गिलोय मिली हुई है, हल्दी मिला हुआ है। इनका अगर बहुत लोगों ने हल्दी का इतना प्रयोग कर लिया कि उनको लीवर प्रॉब्लम हो गई है, यानी ये ज्यादा भी नुकसान करता है। हर चीज की जाती तो नुकसानदेह है। कई लोगों का गला खराब हो गया कि गले की मसल्स बहुत कमजोर होती हैं, तो कुल्ला कर करके उन्होंने गले के अंदर की मसल्स जला लिए हैं उन्होंने, तो अब कह रहे हैं खाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर सी बात है किसी चीज की ज्यादती मत करें, अगर आप काम से बाहर निकले उस दिन जरूर कर लें, ताकि आप सेफ रहेंगे। कोई बाहर से बैक्टीरिया आया हुआ, कोई और जर्म्स आए हैं तो साफ हो जाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल मास्क को लेकर है। आपने कहा कि जो भी मास्क आप यूज करें, घर में बनने वाले कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या जो सूती कपड़े के मास्क है वही कंफर्ट है, या फिर मार्केट में आने वाले N95 जो मास्क है? नहीं, N95 तो उनके अलाउड हैं जो इसमें काम कर रहे हैं जी, जो एक्सपोजर्स में है रात दिन, जैसे चिकित्सक हैं या नर्सिंग स्टाफ है या कोई ऐसे लोग हैं जो इस कोविड में काम कर रहे हैं, उनको N95 की आवश्यकता है। ठीक है, जो साधारण मास्क है, साधारण काम करने वालों को साधारण मास्क लगाना है, और उस मास्क का कोशिश करें कि शाम को काम से आने के बाद पानी में डाल के साफ कर लें, 2-4 घर में रखें, लेकिन लगाएं जरूर, लगाना नहीं भूलें। एक आदत बना लें और तब तक बना के रखें जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हो जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोरोना संक्रमण इतनी आसानी से इतनी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अभी टीके की भी बहुत ज्यादा जो सुनने में आ रहा है कि इतनी जल्दी अभी आने वाला नहीं है। तो जब तक ये कोई सुरक्षा हमारे लिए नहीं आ रही, कुछ दवाएं आ गई हैं जैसे फेविपिराविर है, रेमडेसिविर है, ये माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर होने पे ही दिया जा रहा है। ये नहीं कि आप ले आइए तो सेफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको खा लेंगे सेफ हो जाएंगे। सबसे पहले हमें सेफ्टी करनी है, इसकी प्रिकॉशन जरूरी है, सुरक्षा करनी है और डरना नहीं है।
जो जैसे डर जा रहे हो, नहीं कोरोना हो गया मैं तो टेस्ट नहीं कराऊंगा, हम तो ऐसे ही वो क्वारंटाइन है। नहीं, आप टेस्ट करा के, मान लीजिए आप निगेटिव हैं तो बिना मतलब क्यों क्वारंटाइन हो रहे हैं? घर में बैठे डर पैदा किए हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, यही आप बीमार हो जाए डर में। बिल्कुल। तो इसलिए निगेटिव पॉजिटिव का पहले देख लें आप, और देख करके फिर आप उसी हिसाब से क्वारंटाइन हो, और पॉजिटिव होते आप सेफ हो जाए, किसी के संपर्क में नहीं आए। बहुत लोग पॉजिटिव होने के बाद जाते हैं बताने के लिए, यार मैं तो पॉजिटिव आ गया हूँ, एक आध लोग तो गले भी मिल लेते हैं दूसरे, तो संक्रमण देके आ गए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे है, दवाइयों की बात कर रहे हैं, मल्टीविटामिन या फिर लिम-सी जो विटामिन सी का सोर्स है, ये दवाइयाँ जो है सजेस्ट किया जाता है कि आप घर में वैसे भी खाइए, मल्टीविटामिन और विटामिन सी, तो ये कितना सेफ है? या नहीं, ये तो खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स हैं, जो मल्टीविटामिन आते हैं, कुछ एक बी कॉम्प्लेक्स ऐसे आते हैं जिनके साथ विटामिन सी है, जिंक है, जिंक सल्फेट 20 mg डेली रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए बेहतर होता है किसी भी एज को। हाँ, कोई भी बच्चा कमजोर है उसको 20 mg एक जिंक दे दीजिए उसको। पहले क्या सिस्टम था, जो खाना पीना होता था ना, तो इस तरह की थालियां होती थी, इस तरह के बर्तन होते थे कि ऑटोमेटिक हमारे पेट के अंदर उतनी मात्रा चली जाती थी। अब स्टील का जमाना आ गया, उसके अंदर तो कुछ ही नहीं कोटिंग है, अब तो टेस्ट के हिसाब से हम लोग ज्यादा खाते हैं, टेस्ट के हिसाब से बीमार ज्यादा हो रहे हैं। पहले टेस्ट भी था और साथ में मिनरल्स अंदर जा रहे थे, अब मिनरल्स नहीं जाते हैं। तो मिनरल्स नहीं जाना तो हमें बाहर से देने हैं, बॉडी को तो मिनरल्स चाहिए। कुछ ऐसे, चूंकि पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया तो कई मिनरल्स हमारी बॉडी के खत्म कर देता है। तो जिंक, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, ये रेगुलर हमारी बी कॉम्प्लेक्स तो पूरा बॉडी को हमारे चलाता है, कैल्शियम वगैरह। तो ये अगर हम रेगुलर एक फिक्स मात्रा लेते हैं तो हम बॉडी मेंटेन रहती है, वरना वो क्राई करती है, पूरी बॉडी के ऑर्गन क्राई करेंगे, बीमारी पैदा करेंगे। मल्टीविटामिन के साथ बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं? मल्टीविटामिन सेम चीज है, बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन एक ही चीज है। हाँ, मल्टीविटामिन मींस विटामिन ए भी हो जाता है, तमाम 36 तरह के वो हैं विटामिन जो उसमें आ जाते हैं, सेलेनियम भी आ जाता है, जिंक भी आ जाता है, कॉपर भी आ जाता है, मिनरल्स प्लस विटामिन, दैट इज मल्टीविटामिन। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि कोरोना पेशेंट्स जो हैं, जो होम क्वारंटाइन होते हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? होम क्वारंटाइन व्यक्ति को सबसे बड़ा ध्यान रहना चाहिए कि वो अपने कमरे में रहे, कमरे से बाहर नहीं जाए, कोशिश करे जो उसका खाना आ रहा है उसे डिस्पोजेबल में खाए, और वो डिस्पोजेबल प्रॉपर वैसे फिर बाहर फेंकवाए इकट्ठा करके तमाम। दूसरा, सवेरे कुल्ला करे, 2-3 बार गर्म पानी से नमक डाल के कुल्ला कर ले, 3-4 बार भाप ले ले, नमक डाल के हल्का सा भाप ले, क्योंकि नाक में कहीं भी वायरस हो रहा होता है तो वो भाप से निकल जाता है, मरता तो नहीं लेकिन क्लियर हो जाता है, वो अंदर उतनी नीचे डिएक्टिव रहता है, नीचे नहीं उतर पाता है। दूसरा, कुछ अगर लक्षण है, बुखार के लक्षण है, तो बुखार की दवाइयाँ पैरासीटामॉल दी जाती हैं 3 बार 4 बार के लिए, वो बराबर प्रॉपर वैसे लें, अपना बुखार नापें। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उसमें अपने ऑक्सीजन को जरूर देख करें, अगर 94 के नीचे, 94 के नीचे ऑक्सीजन जा रहा है तो 1-2 बार इन्फॉर्म जरूर करें, और 90 के नीचे जा रहा है तो मामला गंभीर हो सकता है। तो इसलिए आप वो नंबर सारे दे के जाते हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर लें, आपको एम्बुलेंस आकर के ले जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं, पल्स रेट आपकी 98-99 आपका ऑक्सीजन आ रहा है, और पल्स रेट भी सही आ रही है, 75-80 के अंदर आ रही है, तो आपको, और बुखार नहीं है, आप ठीक हैं, तो 10 दिन 15 दिन, जितने दिन आपको क्वारंटाइन है, मैं तो कहता हूँ ईश्वर का नाम लीजिए, आपको मौका अच्छा लगा है, और योगा मेडिटेशन करें, अनुलोम विलोम करें, और अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ाएं। जितना आप फेफड़े की क्षमता को बढ़ाएंगे उतना हर वायरस आपसे भागेगा। तो ये बेहतरीन तरीका है क्वारंटाइन रहने का। और वैसे भी कोरोना पॉजिटिव लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रही है, हमें जागरूक रहना है। प्रयास तो पूरे किए हैं, लेकिन कई बार व्हाट्सएप में भी कई लोग जब ठीक हो जाते हैं तो अचानक एग्जिट कर जाते हैं, वो ही नहीं बताते कैसे ठीक हुए, क्या हुए, तो उससे गाइडेंस मिलती नहीं। लेकिन ये जो 2-3 यूनिवर्सिटीज चली हुई ना, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, इस पे भ्रांतियां भी बहुत आती हैं। अच्छा पहलू है तो बुरा पहलू। हाँ, तो वो क्या बातें ऐसी करते हैं ना, जैसे लगता है उनके सामने ही सारा कागज निकला हो, तो वो गलत है। कोई भी चीजें इतनी आसानी से नहीं क्लियर होती हैं। वैक्सीन बन रहा है, कोई दवा बन रही है, इतनी आसानी से कोई बाहर नहीं आ सकती, बहुत सीक्रेट होता है, सीक्रेसी इतनी हाई लेवल की होती है कि परिंदा भी पढ़ने में आ सकता है, कब क्या आएगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हमें कोशिश इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, सरकारी कागज क्या कर रही है, वो स्टाफ क्या करता है साहब, वो सैंपल कैसे, हमें अपना काम करना है कि जाके सैंपल देना है, सैंपल टेस्ट होने के रिपोर्ट आएगी, आप आराम से, अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों कंडीशन में आप सेफ रहें, घर में रहें,
तो सुरक्षित तरीका रहेगा और बिना मतलब सबसे आपस में तालमेल नहीं बढ़ाएं। जी, अभी जितना आप अगर यही फॉलो करें कि आप जितना है लोगों से डिस्टेंस रखें। और आज का टाइम तो इतना अच्छा आ गया है कि आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, वीडियो कॉल करके बात करें ना सबसे। बिल्कुल, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका दिन तो यूं पास हो जाएगा। बिल्कुल सही। दुनिया भर की चीजें हैं, तो टाइम पास करने का आपका अच्छा तरीका है, लेकिन क्या जरूरत है जाकर के उससे हथाई करने की, बैठ के और उसको फैलाने की। तो संक्रमण को रोकिए, जितना रोकेंगे उतने जल्दी हम सुरक्षित हो पाएंगे। चाहे टीका आए चाहे नहीं आए, चाहे दवा आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमें यह हमारे हाथ में, हर इंसान के हाथ में ईश्वर ने दे दिया ये काम कि आप जितना सेफ सुरक्षित रहोगे उतना ज्यादा कोरोना से बचोगे आप। अच्छा सर, इसका टाइम पीरियड क्या है? अगर होम क्वारंटाइन होते हैं तो क्या 10 दिन या 8 दिन 10 होम क्वारंटाइन के लिए तो जनरली 14 दिन 15 दिन रखा गया है, लेकिन 11वें दिन इसका टेस्ट वापस होता है। तो अगर वो निगेटिव आ जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन 4 दिन 5 दिन उसको रेस्ट करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि कमजोरी बहुत लगती है इसमें, तो वो अपने को रिकवर करता है और ना अचानक बाहर जाकर दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर 1 महीना रहता है वो आराम से घर में, तो एक बेहतरीन अच्छा स्वस्थ होकर निकलेगा। अच्छा, एक और मेरा इम्पोर्टेंट सवाल, जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, क्या उसके दूसरी बार पॉजिटिव होने के चांसेस निल हो जाते हैं या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। 100% चांसेस वापस होने के होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई इम्यूनिटी पैदा हो जाती है आपके अंदर, कोरोना आया और चला गया, दोबारा भी होने का डर रहता है कि रेजिस्टेंस पावर जिस दिन भी कम होगा आपका, उस दिन कभी भी कोई वायरस आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए अभी कुछ चिकित्सक भी ऐसे रहे जो एक बार निगेटिव होकर के पॉजिटिव हुए वापस, बहुत ऐसे पेशेंट भी रहे जो नेगेटिव पॉजिटिव हुए। तो उसका कारण था कि पॉजिटिविटी तो आती ही आती है, कहीं ना कहीं फेफड़े में, कफ में कहीं उसके निकलता रहता है, वो अपना असर जो छोड़ जाता है वो असर निकलता है, दैट इज पॉजिटिव, लेकिन वो इतना घातक नहीं होता है। अच्छा, जो हमने केसेस देखे हैं बड़े लोगों में, चाहे 80 के करीब हो या 90 के करीब है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, शुगर रहा हो, उनके केसेस ज्यादा कोविड में इफेक्टिव दिखे हैं, उसका रीजन? इफेक्टिव तो उम्र का मामला, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी कमजोर होता जाता है। दूसरा, जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे में वायरल डिजीज आ जाने से उसकी किडनी में फेलियर में होने में चांसेस हैं। कई लोगों के खून जम जाते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाती थी, तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट की डेथ होने के डर रहते हैं। तो जब तक कोरोना जांच होकर आया तब तक पता लगा पेशेंट दूसरे कॉम्प्लिकेशन से डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल वो बढ़ा लेता था, तो उस नाते से काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि अब पहले तो इतनी दवाइयां नहीं थी, अब तो दवाइयां जैसे मैंने कहा ना कि फेविपिराविर आ गया, रेमडेसिविर आ गया, तो इनका प्रयोग होने लगा है, तो पेशेंट्स काफी सेफ होने लगे और रिकवर होने लगे हैं। अच्छा सर, एक घरेलू सवाल है मेरा, जो महिलाएं सब्जियां खरीदती हैं, बीच में तो इतने रूमर्स आए थे कि सब्जियों को ठहरे पानी में मत धोइए या केमिकल से धोइए, तो हम उसमें भी आपसे गाइडलाइन चाहते हैं कि महिलाओं को ये पता रहे कि घर में आने वाली जो भी सब्जियां हो या फिर ग्रोसरी राशन हो, उसको कैसे हम सैनिटाइज करें या साफ से सुरक्षित कैसे रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जी बेचने वाला आ रहा है, जहां से आप सब्जी लाएं, उसके मुंह पे मास्क जरूर लगा हो। अगर मास्क नहीं लगा है तो किसी भी सब्जी वाले, किसी भी फ्रूट वाले से फ्रूट नहीं खरीदें, क्योंकि वो बोल रहा है तो उस फ्रूट पे उसका ड्रॉपलेट, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो उसके उस पर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि फ्रूट मंडियों में, फ्रूट उस पे ठेले पे कोई भी बिना मास्क लगाए हर आदमी खड़ा है और लोग खड़े सामने ले रहे हैं, तो इससे भी संक्रमण फैलने का डर रहता है। कुछ नहीं करना है, ऐसी जगह से अगर ले आए हैं तो नमक के पानी में धो लीजिए। अच्छा, सैनिटाइज रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। और अब सब्जियां वैसे ही मसाले वगैरह पड़ते हैं, इनमें कोई वायरस का इतना इफेक्ट नहीं आता है कि सब्जियों से कोई वायरस फैल जाए। बीच में भी फैला था कि अखबार से भी हो जाता है, रुपए से, बहुत लोग रुपए को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रुपए वगैरह पे इसकी एक टाइम पीरियड है, उतनी देर ही रहता है, उसके बाद हट जाता है। कागज पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, ये टिकता है, ये लोहे पे ज्यादा समय तक है और मेटेलिक चीजों पर ज्यादा देर तक टिकता है, कपड़े वगैरह कम देर रहता है। अच्छा, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल जो अभी इतने दिनों में हमने जितना सैनिटाइज के बारे में सुना, सोडियम हाइपो का इतना नाम सुना कि कॉलोनीज में, एरियाज में बहुत ज्यादा इसका छिड़काव। उसका कारण यही रहा, सरफेस एरिया पे सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़कने से उसके जो प्रोटीन लेयर है ना, वो फट जाती है और वायरस कॉल लेते हैं सर। हेलो जी, हाँ, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मतलब एक कोरोना पेशेंट है, उनको 10 दिन से वो ठीक हो गए हैं जी, फिर भी मतलब अब ये करवाई टेस्ट की, उसमें नॉर्मल आ गया है जी। अभी भी मतलब उनको रेस्ट करना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, अभी रेस्ट करने दें। क्या काम करते थे वो? कपड़े का काम है। कपड़े का काम करते हैं ना। कपड़े के आदमी को क्या होता है, कई बार खंघ भी निकलती रहती कपड़े से, तो वो नाक से फिर फेफड़े में जाती है
फेफड़े में कितना परसेंट आया, कुछ परसेंट आया है क्या फेफड़े में? ना सर 10% आया। 10% आया ना, 10% भी बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सेफ रखें उनको, अभी उस परसेंटेज को कम होने दें, ठीक है। आप डॉक्टर को दिखा करके, जिन्होंने सीटी लिखा था उनसे सलाह कर लें, वो आपको सही रास्ता बता देंगे, ठीक है। मतलब अभी जितना हो रेस्ट करे उतना बेटर है। हाँ, 5% तक तो इतना घातक नहीं था, लेकिन 10% के ऊपर अगर जा रहा है, लगता है सीटी चेस्ट में 10% के ऊपर एबव जा रहा है, कई बार 25 तक भी केसेस आए हैं जो, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि निमोनिया इतना हाई निमोनिक कंडीशन बताता है कि आपके अंदर वायरस की परसेंटेज इतनी है, तो कभी भी वहां से बढ़ सकता है और बढ़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए सेफ्टी आपका जो चिकित्सक, संबंधित चिकित्सक देख रहा हो, एडमिट करके आपको प्रॉपर वे से, जैसे मैंने कहा ना, माइल्ड टू मॉडरेट आप कोई भी दवाइयाँ, फेविपिराविर है या फिर ये रेमडेसिविर है, ये सब दे करके सेव कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड की हम बात कर रहे थे सर, जो घर पे भी, जैसे हम अपने घर पे या गाड़ियों में, क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, सैनिटाइज करने के लिए, सरफेस सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड बेहतरीन है। सही, कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, फरमाए सर। हाँ सर, मेरे क्या जो मौसम के हिसाब से थोड़ा क्या गला कई बार वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा गले में क्या आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं काली मिर्च वगैरह चूस सकता हूँ? हाँ हाँ, काली मिर्च में हल्का सा आप मिश्री मिला लें, ठीक है, और सवेरे ब्रश करने के बाद चार दाने काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री चबा लिया करें, आपका गला साफ हो जाएगा। मेरी क्या ये मौसम चेंज होती है, वो एलर्जिक प्रॉब्लम है आपको, मौसम चेंज होते होता है एलर्जिक प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको लें, इससे काफी आराम मिलेगा काली मिर्च से। काली मिर्च क्या सूजन को कम करती है। जी जी, उसके हर मसाले जितने भी बने हैं, घरेलू मसाले, सब में कहीं ना कहीं इलाज है, भरा हुआ है, लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं है, उस वजह से उसका प्रयोग हम गलत तरीके से करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा डाल देते हैं। काली मिर्च का विटामिन ई भरा हुआ है। जी सही। कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। हेलो जी सर, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि घर में दर्द होता है, इसका क्या करेंगे होता है? कहाँ पे दर्द होता है? सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द होता है? सीने में किस साइड में दर्द होता है आपके? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में था। आप किसी भी चिकित्सक को दिखाएं, फिजिशियन को दिखाएं, जब तक आपको फिजिकल नहीं देखेगा वो, तब तक प्रॉपर वे से पता नहीं लग पाएगा कि लेफ्ट साइड का दर्द क्यों हो रहा है। कई बार पेट के कारण से भी होता है, कई बार कोई इंटरकॉस्टल इंजरी हो जाती है तो भी होता है, और कई बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो भी होता है। तो आप अपने किसी चिकित्सक को दिखा लें, वो आपको सजेस्ट कर देगा क्या करना है। जी सर, आज बहुत सारे सवाल हो गए, मैं जो सवाल पूछना चाह रही थी वो रह गए, लेकिन अब सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात चल रही थी, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बेहतरीन तरीका है सैनिटाइज करने का, लेकिन बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, किसी चीज का प्रयोग बहुत ज्यादा अपने नुकसान दे, क्योंकि अपने सांस में भी कहीं ना कहीं जा रहा होता है वो। और साबुन से हाथ धोना सबसे बेटर है, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज नहीं करें, बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन का यूज नहीं करें। जब तक आप किसी सरफेस पे हाथ नहीं लगाएं, किसी बाहर नहीं जाएं, तब तक आप इन चीज़ों का प्रयोग, घर में बैठे हुए बिना मतलब हाथ धो रहे हैं बार बार, तो कुछ दिनों में स्थिति बन जाएगी, आप जब उठेंगे तो हाथ धोएंगे। और घर से बाहर जाएं, घर में भी कोशिश करें, अगर छींक जुकाम है तो मास्क जरूर लगाएं, और नहीं तो नॉर्मल घर में रहें, अच्छा खाना पीना खाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लेकिन जागरूक जरूर बने। मेरा एक ही कहना है, हर व्यक्ति को जागरूक होना है। जरा सा लगता है कफ है, जरा सा जुकाम है, किसी भी पॉजिटिव के आप संपर्क में आ गए हैं, तो सेम डे तो नहीं, 1 या 2 दिन बाद अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराने जाएं। जी हाँ सर, ये लास्ट कॉल ले लेते हैं। एक्सपेक्ट की हेलो हेलो जी सर, सर आप आए, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, फोन्स पे फोन्स आ रहे थे, लेकिन आप इतना वक्त निकाल कर आए, इतने सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछे, और हम अपने सवालों से, जवाबों से अगर लोगों को ठीक कर सकें तो हमारी यही सफलता होगी। आप सबका धन्यवाद। आज हमारे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव थे। आप फिजिशियन हैं, और छोटे से छोटे साधारण सवाल जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं, उनका जवाब उन्होंने बड़े बेहतर ढंग से दिया, और पूरी कहानी का निचोड़ उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में निकाला, जागरूक जरूर रहें। ये एक ऐसा मैसेज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आज के मैरीटॉक में बस इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर आपकी होस्ट शिल्पा हाजिर हो जाएगी आपके सामने लेकर नए विषय को। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। नमस्कार।